बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने फोर्थ थ्योरिस्ट को देखते हैं, कार्ल मार्क्स। इनके बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें। थ्री पर्सपेक्टिव आपको पता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिज्म है। सेकंड था हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और थर्ड था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो हमने अभी तक जो तीन थ्योरिस्ट पढ़े थे, इब्ने खुल्दून, ऑगस्ट कॉम्टे और इमाइल डुरखाइम, ये तीनों किसको सपोर्ट करे थे? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। कार्ल मार्क्स हमारे सात थ्योरिस्ट में तो ओनली थ्योरिस्ट जो किसी का सपोर्ट करे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। ये बोलते हैं कि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ बाइनरी ग्रुप्स जो कि हर वक्त एक स्टेट ऑफ वॉर में एक कमार है, जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के एक्सपेंस पे एक्सपेंस पे मजे कर रहा है, ठीक है। हमारे अभी इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो आपको ये याद रखना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है पर्सपेक्टिव को। सबसे पहले ये जर्मन के हैं, ये अगेन एमसीक्यूज आ चुका है। अल्लामा इकबाल जो हमारे नेशनल पोएट हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने इनको बड़ा ट्रिब्यूट दिया है, इतने बड़े अल्फाजों से याद रखा अपनी किताब, अपनी पोएम के अंदर, कि मैन विद अ बुक बट नॉट अ प्रॉफिट, ठीक है। नीस पैगंबर दर बगल दारिद किताब, पता नहीं क्या, ठीक है। मैन विद अ बुक बट नॉट अ प्रॉफिट, ये उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात, अपनी पोएम के अंदर ये बात लिखी है। कार्ल मार्क्स की कुछ मेजर वर्क्स हैं, हॉली फैमिली है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डस कैपिटा, द कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये चार आपके मेन काम है इसके कार्ल मार्क्स के। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो मटेरियल लाइफ की वजह से आ रहे हैं। मतलब मटेरियल लाइफ का मतलब इकोनॉमी की वजह से आ रहे हैं। जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर वो किसकी वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू चेंजेस इन मटेरियल लाइफ। हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकम्पैटिबल फोर्सेस। जो इनकम्पैटिबल फोर्सेस है ना, जिसके पास ज्यादा मटेरियल है, जिसके पास कम मटेरियल है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और हमने जब देखेंगे हिस्ट्री को, हम लोग पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में ये पता चलता है पहले इक्वल था सबके पास, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए, डिफरेंसेस पैदा हुए, जिसके वजह से इनकम्पैटिबल फोर्सेस पैदा होती गई, और हमेशा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को ही हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। ये पर्सपेक्टिव है। उसके बाद क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो आज हमारे पास है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। हमारे पास अब तो इन्फ्लेशन से बढ़ के स्टैगफ्लेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग क्या देखेंगे तो क्या है, चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा चेंजेस आएंगे उतने ही ज्यादा चेंजेस आपके पास इस कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, इसी लाइफ स्टाइल में आएंगे। जो हम लोग बोलते हैं ना, स्टेटस की बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट स्टेटस के लोग हैं, तो ये स्टेटस भी जो बढ़ रहे हैं आपके पास, तो हायर स्टेटस, मिडिल स्टेटस, लोअर क्लास, जो क्लासेस बनी है वो भी इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से बनी है हमारे पास। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बोलते हैं हिस्ट्री बिगेन when human started producing their means of subsistence। जब तो पहले तो क्या हंट एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, ठीक है। वो प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो हंट करते थे, गैदर करते थे, और उसके साथ अपनी एक रहना, एक आपके पास सरवाइव कर जाते थे। बोलते हैं हिस्ट्री तब से स्टार्ट हुई है जब लोगों ने अपने मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू किए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं प्रोडक्शन जो था, हमने पहले प्रोडक्शन जब से स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्शन पहले आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए। कोई भी प्रोडक्शन करे तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ पीपल दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, उसके बाद कोई प्रोडक्शन होती थी। तो बोलते हैं प्रोडक्शन एक आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं था, इसकी क्या चाहिए थी? कोऑपरेशन रिक्वायर्ड थी, दस मेकिंग ए सोशल फिनोमेना। एक सोशल फिनोमेना था, एक आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं था। प्रोडक्शन में ये लोगों को साथ लाता था, एक साथ लाता था, इससे इंटीग्रेशन बढ़ती थी। लेकिन क्या हुआ? टू स्टडी हिस्ट्री, स्टडी डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की डेवलपमेंट किस तरह होती है, आप जब ये समझ जाओगे तो आपको हिस्ट्री पूरी समझ आ जाएगी। इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, रेस्ट ऑफ सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर इज बिल्ट। बोलते हैं इकोनॉमी एक वो फाउंडेशन है, वो बेस है सोसाइटी की। हर सुपर स्ट्रक्चर जो है, हर इंस्टीट्यूशन है, वो इस फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी जितनी ज्यादा मजबूत होगी या जितनी ज्यादा इवॉल्व होगी, जितनी ज्यादा चेंज होगी, आपके सुपर स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली वैसी ही चेंजेस होंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया मैंने, इफ इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर इकोनॉमी में सारे जितने रिसोर्स थे वो प्राइवेट ओन करे कोई, तो उसकी वजह से क्या है, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी
जो सुपर स्ट्रक्चर है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये भी प्राइवेटाइज होते हैं। ये ऐसे नहीं होता पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता, फ्री नहीं होता। अगर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेटाइज हो जाए तो हर चीज जो है, जितने इंस्टीट्यूट है वो भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे। एवरीवन विल आस्क फॉर योर फीस। हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन जो इन्होंने दी है, इन्होंने बोला कि जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन इन्होंने लिस्ट डाउन किया 6 चीजों पे इस तरह आपके पास चला है। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हमें नहीं मिलती, सारे लोग मिलके काम करते थे, इंटीग्रेटेड थे, सॉलिडारिटी बहुत हाई थी, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था इसके अंदर, और प्रोडक्ट्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कम्युनली ओन किया जाता, पूरी कम्युनिटी ऑल टुगेदर ओन करती थी इसे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद सेकंड स्टेज पे हम लोग क्या आता है, उसके बाद सोसाइटी आगे बढ़ती है, उसके बाद पहुंचती है स्लेवरी पे। स्लेवरी में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हिस्ट्री हमें बताती है जहां पे एक खराबी पैदा होती है, डेट इज स्लेवरी, वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। वहां पे स्लेव्स को क्या किया, प्राइवेटली ओन एज अ कॉमोडिटी समझा जाता था, प्राइवेटली ओन किया जाता था, और इन स्लेव्स को मोड ऑफ प्रोडक्शन बना दिया गया, जहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन इनको क्या है, मिनिमम रेवेन्यू टू स्टे अलाइव। इनको जो आप पे करते थे वो बहुत कम देते थे कि ये लोग सिर्फ जिंदा रह सके, ये सर्वाइव कर सकते, सर्वाइव करें अपने आप को, और आपके लिए काम करते रहे। थर्ड हमारे पास आ जाता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या है, एक तो आपके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन तो स्लेवरी थी थे, लेकिन उसके बाद क्या है, इन लोगों ने लैंड्स भी ओन करना शुरू कर दी, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें भी थी और स्लेव्स भी थे। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्यूडलिज्म। स्टार्ट विद बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब से स्टार्ट हुआ तब से हमारे पास स्लेवरी स्टार्ट हुई। और एग्रीकल्चर क्या, आपके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास लेबर वगैरह, और उसके बाद लैंड जो इनके पास थी, बड़ी बड़ी जमीनें, वो थी मीन ऑफ प्रोडक्शन। और ये मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जितनी लैंड थी वो प्राइवेटली ओन थी, इनके अंदर जो मजदूर काम करेंगे वो इसी फ्यूडल लॉर्ड्स के कहने पर काम करेंगे, किस तरह काम होगा, कब काम होगा, कितना पे करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें किनके हाथ में थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर थी। उसके बाद फ्यूडलिज्म के बाद एक स्टेज आता है हमारे पास जिसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको पता है कि आपके पास कोई सीईओ होते हैं, कोई बॉस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं आपके पास, जो कंपनी को ओन करते हैं, उनके पास उस ओन को करते हैं, और बाकी लोग क्या है, आपके पास वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज को उतना पे नहीं किया जाता जितना वो काम करते हैं। जो ज्यादा मैक्सिमम सरप्लस कहां पे आता था, वो ओनर्स के पास आता था। ठीक है, जब ओनर्स के पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो वहां पे इनइक्वालिटी भी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। तो यहां पे देखते हैं, लेबर बिकेम मेन कॉमोडिटी। यहां पे लेबर को, कैपिटलिज्म में लेबर को मेन कॉमोडिटी बना दिया गया, और इस वजह से आपके पास क्या है, जितना ज्यादा सरप्लस था वो ओनर्स के पास जाता था और कम सैलरी इनके पास आती थी। अमीर और अमीर होते गए, गरीब के पास एक अपने सर्वाइवल के लिए पैसे थे। इनइक्वालिटी एट पीक। उसके बाद एक दौर आता है जिसे बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बताते हैं, सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या है, क्लासलेस सोसाइटी है, कोई मिडिल ऑर्डर, कोई हाई, कोई लोअर क्लास से डिपेंड नहीं करते, बल्कि क्लासलेस सोसाइटी आपके पास सोशलिज्म। इसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कम्युनली ओन्ड होगी, और यहाँ पे जितना पैसा होगा, जितने रिसोर्सेज होंगे, वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट के पास होंगे, और जो वो क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, मींस अमंग मासेस, मासेस के बीच में सारे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसके अंदर इनइक्वालिटी नहीं होगी आपके पास। और आखिरी इन्होंने बोला है कि कम्युनिज्म है आपके पास। कम्युनिज्म में आपके पास क्या आ जाता है, ये एक आइडियल और यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ऐसा है नहीं ऑब्वियसली। इसके अंदर बॉर्डरलेस सोसाइटी का बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा स्टेट का, और सबके इक्वल रिसोर्सेज बांटी जाएंगी। तो ऐसा ये सिर्फ एक आइडिया कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो ये आइडियल है, यूटोपियन सोसाइटी, नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो अगेन आपने इसको क्या करना है, फ्लो चार्ट की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट। अगर आप मुझे बोलें तो मैं एक चीज अगर आपको बता सकूं, चलें, एक जैसे कि हम लोग अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये मैं इसलिए बनवा रहा हूं कि एक पेपर के अंदर बहुत अच्छा एक इसका इम्पैक्ट बनता है। क्लासलेस सोसाइटी, अच्छा इसको आप ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, आपकी मर्जी है। सेकंड आपके पास आता है स्लेवरी। स्लेवरी के अंदर हमें क्या पढ़ा, मास्टर्स एंड स्लेव्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास।
उसके बाद थर्ड हमने देखा था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में हमने देखा कि फ्यूडल्स थे और सर्व्स थे जो इनको सर्व करते थे। उसके बाद इसी तरह आप इसको बढ़ाते जाए और 6 के 6 आप पूरा फ्लो चार्ट में डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिनेशन। एलिनेशन वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके कार्ल मार्क्स देते हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि देखें, जो बंदा प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, अगर कोई लेबर है प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन उसका एंड क्या रिजल्ट क्या होगा, किनको बेचेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, इसका सारा जो है जो कॉन्सेप्ट है, इनकी पावर, ये उनके ऊपर है जो ओनर्स हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह बना रहे हो, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एलिनेशन। एलिनेशन हम लोग फिर भी इस पे देखते हैं, सिचुएशन इन विच क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन लेबर, जो क्रिएशंस है ह्यूमन लेबर्स की, अपीयर एज एलियन ऑब्जेक्ट्स। एलियन ऑब्जेक्ट्स है कि आपको पता ही नहीं है, आप बेखबर है टू इट्स क्रिएटर्स। मतलब आप खुद भी इस्तेमाल, एक बंदा जो गाड़ी बना रहा है, जो लेबर गाड़ी बना रहा है, गाड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन वो खुद वो गाड़ी खरीद नहीं सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, किस मार्केट में बिकेगी गाड़ी, आप डिसाइड नहीं करते, या फिर कौन से प्रोसीजर से आप ये गाड़ी बनाएंगे, या आप डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपको कौन बताते हैं, वो कैपिटलिस्ट बताते हैं जो कि ओन करते हैं फैक्ट्रीज को। ये बोलते हैं, अच्छा इसकी डेफिनेशन है सेंस ऑफ पावरलेसनेस। अच्छा, वो सेंस ऑफ नॉर्मलेसनेस अलग है, ये सेंस ऑफ पावरलेसनेस है। Powerlessness, isolation, meaninglessness experienced by human being when they are confronted with social institutions and conditions that they cannot control and consider oppressive. वो सारी कंडीशंस, वो पावरलेसनेस की कंडीशन, आइसोलेशन की, मीनिंगलेसनेस की, जहां पे आप खुद प्रोडक्ट तो बना रहे हो लेकिन उसके एंड या उसके फेट का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, और वो सारे डिपेंड करते हैं कौन डिसीजन ले रहे हैं, हायर मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है या ओनर्स डिसीजन ले रहे हैं, और इस वजह से आप अपने आप को ऑप्रेसिव कंसीडर करते हो। इसी बोलते हैं एलिनेशन। एलिनेशन कहां से, कब से स्टार्ट हुई है, कैपिटलिज्म में, जब आपके पास वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। वैसे रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। वर्किंग क्लास काम करती है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसके फेट का डिसीजन ये लोग लेते हैं। Product of labor is appropriated by someone who has not actually produced it, capitalist, ठीक है। alienation leads to, अच्छा alienation की वजह से क्या होता है, dehumanization। आपको बोलते हैं कि यार मैं तो एक कॉमोडिटी हूं, एक मैं वर्कर हूं, बस काम करके घर आ जाता हूं, फिर अगले दिन सुबह काम पे चले जाता हूं। dehumanization एंड depreciation of human being, कि मेरे इंसान होने का क्या फायदा है। इंसान की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है वैसे तो। इसका अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोल्यूशन क्या है आपके पास, सोशलिज्म। बोले सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लाओ जिसमें सारी चीजें इक्वली बांटी जाए, कि कोई अमीर कोई गरीब क्लासलेस सोसाइटी हो। तो कार्ल मार्क्स ने बोला इस अगर एलिनेशन को आपने खत्म करना है, एलियन स्टेट को खत्म करना है, तो आप सोशलिज्म को वो करो, प्रमोट करो। 4 मैनिफेस्टेशन ऑफ एलिनेशन, यही एलिनेशन के अंडर ही है। 4 मैनिफेस्टेशन है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन नेचर, एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके फेट का, मतलब एंड कहां जाएगा वो प्रोडक्ट, इसका कंट्रोल इनके पास नहीं है। वर्कर हैज नो कंट्रोल ओवर द फेट ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज कैपिटलिस्ट हु एप्रोप्रिएट दैट, मतलब जो रूलिंग क्लास है वो देखेगा कि इसका एंड फेट क्या होगा इस प्रोडक्ट का। सेकंड देखते हैं मैनिफेस्टेशन, एलिनेशन फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैं किस तरह काम करूं, ये भी पावर मेरे पास नहीं है। ये मुझे वही बताएंगे किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपने बनाना है। अच्छा, वैसे क्या है, एक्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ग्रेटिफाई करता था, खुश करता था, सेटिस्फाई करता था एक इंसान को जब अपनी मर्जी से कोई काम करता था, लेकिन ये ग्रेटिफिकेशन खत्म कर दी गई है। एक्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज अ वे टू ग्रेटिफाई ह्यूमन नेचर। लेकिन अब क्या आपके पास कैपिटलिज्म में लेबरर बिकम्स स्ट्रेंज फ्रॉम दिस एक्ट। ये अब आपको नहीं पता, आपको बताया जाता है ये आपने इस तरह करना है, और इसकी वजह से क्या है, नो इनर सेटिस्फेक्शन। थर्ड क्या आपके पास, एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का मतलब प्रोड्यूसिंग एंड सेइंग अदर प्रोड्यूसिंग, अच्छा, एंड यूजिंग दैट प्रोडक्ट। इसमें बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर में ये कि जो लेबर ये चीजों को बना रही है वो खुद यूज नहीं कर रही। मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल दी ना, वो खुद यूज नहीं कर रही इस गाड़ी को,
लेकिन वो दूसरों को देख रही है, यार आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपका दिल करता है यार काश मेरे पास भी ये चीज होती। तो एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन नेचर का क्या मतलब है आपके पास, यू आर सीइंग अदर्स दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट दैट यू हैव मेड, लेकिन यू आर नॉट एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड यूज योरसेल्फ। लेकिन ये आपके पास एलिनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर है। फोर्थ आता है एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। अदर वर्कर्स का मतलब है गेट्स एलिनेटेड फ्रॉम अदर्स बिकॉज प्रोडक्शन वाज वंस अ सोशल एंटरप्राइज व्हिच बिकम द मार्केट एंटरप्राइज। मैंने आपको बोला था प्रोडक्शन पे हम लोग क्या कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन अब क्या है प्रोडक्शन में एक मार्केट एंटरप्राइज बनाई थी कि पहले सोशल एंटरप्राइज थी, सारे लोग मिलके आते थे, साथ काम करते थे, खुशी खुशी ग्रेटिफाई करते थे, सेटिस्फाई होते थे। लेकिन अब क्या है आपको काम पकड़ा दिए गए, आपको पता है आपका ये टारगेट है, आपने ये टारगेट पूरा करना है, बस काम में लगे रहते हैं। तो अब क्योंकि वो आपकी इकोनॉमिक और मार्केट एंटरप्राइज बन चुकी है, वो मार्केट में जाके बिकेगी, लेकिन ये सोशल एंटरप्राइज खत्म हो चुका है, तो इसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया, मार्केट एंटरप्राइज कैपिटलिज्म में बना दिया गया। थ्योरी ऑफ सोशल क्लास। सोशल क्लास वही सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वो थ्योरी है। क्लास इज डिटरमाइंड बाय सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन होल्ड्स इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कैसे, इससे आपकी सोशल क्लास बनती है। बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है, सरप्लस बहुत ज्यादा है, एक्यूमुलेटेड बहुत अमाउंट है आपके पास, तो यू आर फ्रॉम हाई सोशल अकाउंट, हाई सोशल क्लास। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत कम है तो आप लो सोशल। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरह की कंडीशन आप करते हैं, होल्ड करते हैं, तो इससे आपकी क्लास डिटरमाइन होती है। इन कैपिटलिज्म रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस आर ऑफ डोमिनेशन, एक क्लास डोमिनेशन है और सेकंड क्या है सबऑर्डिनेशन, आल्सो ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। सबऑर्डिनेशन जो अकॉर्डिंग टू हिम कि दो क्लासेस है कैपिटलिज्म में, एक डोमिनेशन की क्लास है और दूसरी सबऑर्डिनेशन की क्लास है जो कि एक्सप्लॉइट की जाती है। तो टू क्लास मॉडल भी इसे कहा जाता है, और ये क्या करता है एक्सटेंड एक्सप्लॉइटेशन रिलेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। टू क्लासेस आर बॉर्जियोस रूलिंग क्लास और प्रोलेटरिएट्स वर्किंग क्लास। आपके पास रूलिंग क्लास कौन है बॉर्जियोसिस, और सेकंड क्या है प्रोलेटरिएट्स। एग्जाम्पल दे देता हूं, एक एग्जाम्पल यहां पे दिमाग में आती है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है ना, वर्किंग क्लास सारा काम कर रही है, प्रोलेटरिएट सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके एक्सपेंस से मजे किसके पास आ रहे हैं, सरप्लस सारे इनके पास आ रहे हैं, क्लास इनकी बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी बेहतर हो रही है, हालांकि कर ये कुछ भी नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं, इनके एक्सपेंस पे ये मजे कर रहे हैं, वर्किंग क्लास के एक्सपेंस से जो मजे कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं बॉर्जियोसिस। एक एग्जांपल है, बोलते हैं कि जो फैक्ट्रीज काम कर रही है वो वहां से एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। चले वाटर पोल्यूशन की एग्जांपल देता हूं, वाटर पोल्यूट कर रहे हैं वो डायरेक्ट नदियों नालों में, ये जो रिवर्स वगैरह में मिल रहा है पूरा गंदा पानी। लेकिन जो गरीब है, वर्किंग क्लास है, ये लोग टैप वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर में वो सारे केमिकल्स होते हैं और इनकी सेहत को खराब करे। ये जो रूलिंग क्लास है ये तो मिनरल वाटर वगैरह उठा के पी लेते हैं, तो तबियत काम भी ये करें और तबियत भी इनकी खराब हो, और ये क्या करें इस चीज के एक्सपेंसेस भी बेयर करें। ये एक एग्जांपल उन्होंने दी थी अपनी किताब के अंदर। ओके, थ्योरी ऑफ लेबर एंड सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ लेबर एंड सरप्लस वैल्यू, इसकी बात अगर करते हैं, कार्ल मार्क्स बिलीव करते हैं कि लेबर सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, जैसे हम लोग अब बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी रिसोर्स है, मार्क्स ने भी यही बात की थी। बोलते हैं कि ऑल कॉमोडिटीज जो है हमें आज तक जो जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लग्जरियस हैं जो भी है प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हर एक प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल था पहले। वो रॉ मटेरियल के अंदर लेबर का टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तभी वो इतनी ज्यादा बड़ी मार्केट वैल्यू बन के वो प्रोडक्ट सामने आता है। चाहे वो कोई भी चीज उठा ले, तो इवन आप घर उठा ले, इतने आलीशान घर और मकान होता है, तो उसके अंदर लेबर की वैल्यू, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, तभी वो एक जमीन और वो पत्थर और वो मट्टी एक पूरा बंगला बन के आपके सामने आता है, महल सामने आता है। इसी तरह गाड़ी की बात करें तो दैट वाज रॉ मटेरियल, उस पर काम किया लेबर ने, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तभी वो इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी आप तक पहुंच रही होती है। तो बोलते हैं हर एक चीज के पीछे लेबर टाइम इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से वो मार्केट वैल्यू बनाती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लोग एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि रॉ मटेरियल अगर 50 रुपए का है, $50, 50 रुपए कोई भी बात कर ले, उसके अंदर 4 घंटे लेबर ने इन्वेस्ट की, तो उसकी वैल्यू की 2500। 50 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 2500 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बोलते हैं वर्कर्स को उस 2500 में से 2000 देने चाहिए, 500 पर आवर, क्योंकि उन्होंने 50 रुपए की चीज को 2500 की बनाती, 4 घंटे अपना टाइम इन्वेस्ट करके, और बाकी 500 चले जाए आपके पास, किसके पास, जो 2500 में से 500 बचते हैं वो चले जाए आपके पास ऊपर रूलिंग क्लास वालों के पास। जो असल जिसकी मेहनत है वो किसकी मेहनत है,
वो लेबर की मेहनत है। लेकिन रियलिटी इन्होंने बोला है, रियलिटी क्या हो रही है, वर्कर को ओनली फिक्स्ड वेज दी जाती है और बाकी जितना सरप्लस है वो किसके पास जा रहा है, कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। सरप्लस वैल्यूज गोज टू कैपिटलिस्ट। वर्कर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस बट टू सेल देयर लेबर। अब पाकिस्तान की बात करें तो वैसे हमारी कंडीशंस ऐसी हैं कि हमारे पास कोई वैसी जॉब भी नहीं है, जो जॉब मिल रही है वहां पे हम लोग मजबूर होते हैं कम पैसों में काम करने के लिए, तो क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमें घर चलाने होते हैं, हमें सरवाइव करना होता है। व्यूज ऑन रिलीजन, इनका रिलीजन का क्या व्यू है, टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जैसे ऑगस्ट कॉम्टे ने नेगेटिव तरीके से बात की थी ना कि कोई रैशनलिज्म नहीं है, इसी तरह कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ये सोशल चेंज को रोकता है। रिलीजन क्या करता है, आपको आदी बना देता है। किस तरह, मैं अगर कोई गलत काम हो रहा है, बोलते हैं जैसे बोलते हैं नहीं यार ये किस्मत में लिखा होगा, या जैसे हम लोग बात करें यार यही किस्मत में है, तुमने मेहनत की लेकिन अब नहीं मिलना तो ये तुम्हारी किस्मत, उस पर क्या आपके पास लड़ने के बजाय आपको इस चीज का आदी बनाता है कि आपके नसीब और किस्मत में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। रिलीव्ड द पेन कॉज बाय एक्सप्लॉयटेशन, बोलते हैं एक तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, जैसे अगर एग्जांपल दूं तो हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं यार ठीक है बस आगे जाके सही होगा, या फिर किस्मत में हमारे पास नसीब में ये लिखा होता। रिलीव, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, रिलीव द पेन कॉज बाय एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से जो पेन हो रहा है उसको रिलीज करता है, एंड ऑपरेशन दस मेकिंग पीपल हैबिचुअल ऑफ सच सिस्टम। अब तो यार यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, बस यही मेरे नसीब में था, यही दाना पानी था, तो हमें हैबिचुअल बना रहा है इस एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन के, एज पर कार्ल मार्क्स। रिलीजन डज लिटिल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बोलता है रिलीजन बहुत कम करता है, रादर इट मेक्स बियरेबल ये, एंड बाय जस्टिफाइंग द सोशल ऑर्डर। बोलता है रिलीजन क्या कर रहा है, आपके प्रॉब्लम्स को तो बहुत कम सॉल्व कर रहा है, लेकिन क्या आपको इस काबिल कर देता है कि आपको बियरेबल बना देता है और आपको जस्टिफाई कर देता है सोशल ऑर्डर। कार्ल मार्क्स का फेमस स्लोगन है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। अगर दुनिया के सारे वर्कर्स यूनाइट हो जाएं, ये अपने सिर्फ शेकल्स, अपनी जंजीरें हैं, इसको रिलीज करेंगे और इनके पास कोई चीज लूज करने को नहीं होगी, बस अपनी जंजीरें। लेकिन वही बात है ना, जो पिंजरे में परिंदे हैं वो उड़ना भूल जाता है, ठीक है। अगर एक बोलते छोटे हाथी के पैर पे रस्सी बांध दी गई तो बड़ा, जितना भी बड़ा हाथी हो जाए उसके बाद वही छोटी सी रस्सी बांधे तो उसको आदत हो जाती है कि मैं कभी यहां से छुटकारा नहीं पा सकता। तो एक बड़ी इसके पर स्टोरी है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ये क्या है, ये जो स्लोगन है, गाइडिंग फोर्स ऑफ मैनी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये गाइडिंग फोर्स और एक डायरेक्शन दी इस स्लोगन ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एक थ्योरिस्ट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।